जय श्री राम। मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, ये सोनी सूरतों वाले मेरी भक्ति की माला के मोती हैं। नजरों से गुजरते जाते हैं, इबादत होती जाती है, पूजा होती जाती है। हमने 25 मई को चयन करना है कि आने वाले समय में देश में जो सुधार होने हैं, उन सुधारों के पक्ष में किस तरह से रोहतक का वोट जाए, क्योंकि ये रोहतक वो वीर भूमि है। जब हम नारा लगाते हैं कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो रोहतक के हर गांव का खून कश्मीर को बचाने के लिए 75 साल में हमने देने का काम किया। जब धारा 370 टूटी तो सबसे ज्यादा खुशी इस रोहतक लोकसभा के इलाके में हुई थी, क्योंकि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हमारे घरों में कश्मीर का नाम ऐसे लिया नहीं जाता हो जैसे बोहर का नाम लेते हो, बालोट का लेते हो, कंसाड़ा का लेते हो, ऐसे ही अखनूर का, पुंछ का, रजौरी का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारे घरों से कोई ना कोई सदस्य कश्मीर में हमेशा ड्यूटी पर रहा है। और जब ये धारा 370 टूटी तो सबसे ज्यादा खुशी किसी इलाके में हुई तो इस इलाके में हुई थी। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कौन सी पार्टी ने लगाई थी धारा 370? एवं नाम तो ले दो, जोर से बोलो। कौन सी पार्टी कहती धारा 370 टूट नहीं सकती? और जब यह टूटी तो इसी टूटी, जानी राम अपने रोहतक की रामलीला में सीताड़ा धनुष टूट गया और अपना अरविंद शर्मा को बनाया, तो अपनी वोट धारा 370 तोड़ने में गई। अजय दूसरे ने बना देते तो किज्जा है, किज्जा है, बोल तो दो। ये बनाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरा देश का कानून, सबके लिए एक समान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसको चाहते थे, जो नहीं चाहते थे, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग कानून बने। नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा जी ने मुझे उस 27 लोगों की कमेटी में रखा जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, और उस घोषणा पत्र में हमने लिखा है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। अब आपकी वोट कहां जानी चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में जानी चाहिए ना, या दूसरे पर्सनल लॉ? राज ठीक हाथ ठारा है, नीलम तो भी ठीक कह रही है। ये आप सब चाहते हो रोहतक की वोट कहां जाए? यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने में। और जब परे ने दे दी तो किस जागी? समझ गए? और रोहतक ऐसी गलत बातों में शामिल नहीं होता है। ये रोहतक देशभक्ति इलाका है, ये देशभक्ति के साथ खड़ा होता है, ये मजबूत देश के साथ खड़ा होता है। नड्डा साहब ने मुझे कहा, जब सरकार के 9 साल हुए, कहने लगे धनखड़ जी मैं जनरल सुहाग के घर आना चाहता हूं। अपने को सबका पता है जनरल सुहाग भाई बेसाण गांव के, मेरे मामा का गांव। मैंने फोन लगाया, मामा जी नड्डा साहब और मैं आना चाहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं आजकल। ने बोला आ तो जा भाणजे, बड़ मेरी दादी ढाकले की थी, मैं के कहूं, माँ रिश्तेदारी पुरानी होली तो मामा मैं कह के आऊंगा। हम दोनों घर पहुंचे। जनरल सुहाग ने जो कहा वो आपको बताना चाहता हूं। जनरल सुहाग ने कहा कि नड्डा साहब मैं वो पहला जर्नल हूं, सौभाग्यशाली जर्नल हूं जिसने ठाकुर राजनाथ सिंह जी और मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला। आतंकवादी शिविर को हम बर्मा में जाके तोड़ के आए, आतंकवादी शिविर को हम उरी में जाके तोड़ के आए, आतंकवादी
आतंकवादी शिविर को हम बालाकोट में तोड़ के आए, ये फक्र है तो मुझे जर्नल के नाते है और मुझे ऐसे शख्सियतों के साथ काम करने का फक्र है। अगर ये कांग्रेस सरकार होती तो क्या ऐसा काम कर पाती? बोल तो दो बंसल साहब, क्या कर पाती? सूरजमल कलोई, जरा सोच लो, इनके बस की बात ये 75 साल में नहीं थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजीव जैन का तो भाषण आज कराया नहीं। कविता कहेगी रोहतक गया था फिर भी तेरा भाषण नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं राजीव, तेरा काम भी मैं पूरा करूंगा। मेरी शादी की 20वें सालगिरह मैं घराड़ी ने लेके और जो चीन के बॉर्डर के साथ रोड है काजा धनखड़ मोनेस्ट्री ताबो, वहां चला गया। इतनी खराब सड़क थी, 2016 की बात बता रहा हूं। डर के मारे 5 दिन मैंने घराड़ी का हाथ नहीं छोड़ा। ईप पड़ी गाड़ी, ईप पड़ी। 5 साल बाद फिर 2021 में जब 25वीं वर्षगांठ थी तब फिर चला गया और भाई 5 घंटे भी हाथ नहीं पकड़ना पड़ा। मोदी जी ने इतना बढ़िया रोड बना दिया पूरे बॉर्डर के साथ साथ। मुझे फक्र है आज ठाकुर राजनाथ सिंह जी यहाँ आ रहे हैं। पहली बार हम कभी सुनते थे हमने हथियार लिए रूस से, हमने हथियार लिए जर्मनी से, हमने हथियार लिए जापान से, अमेरिका से, हमने हथियार लिए दूसरे मुल्कों से। लेकिन आज मुझे फक्र है कि ऐसा रक्षा मंत्री हमारे बीच में आ रहा है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को देने का काम किया। जोरदार स्वागत कीजिए ऐसे प्रत्यारक्षी रक्षा मंत्री का जिन्होंने भारत को ये गौरव दिलाया कि हम दुनिया को हथियार भारत दे सकता है। बोल भारत माता की, भारत माता की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की, नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब वो शख्सियत अपने बीच में है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। ये तो चीन से डरते हुए चीन के आसपास सड़क भी नहीं बनाते थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की लीडरशिप में भारत अपने हथियार बेच रहा है उन मुल्कों को जो चीन को चारों तरफ से घेरते हैं। ऐसा ठाड़ा रक्षा मंत्री हमारे बीच में आया है। अब रोहतक की धरती से जब राजनाथ सिंह जी बोलेंगे तो केवल भारत नहीं, चीन भी सुनता है, पाकिस्तान भी सुनता है, दुनिया के सब मुल्क सुनते हैं कि भारत का रक्षा मंत्री क्या बोल रहा है। ऐसी शख्सियत अपने बीच में पाकर हम धन्य हैं। मैं अभिवादन करता हूं देश के रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी का। और जैसे मैंने कहा कि पहले ऐसे रक्षा मंत्री हैं जो प्रतिरक्षा मंत्री हैं, कोई हम पर अटैक कर जाए उसके घर में जाकर ठोकने का काम करते हैं। ऐसे रक्षा मंत्री का एक बार जोरदार तालियां बजा के और अपनी जगह पर खड़े होकर अभिवादन करो। ऐसे ठाड़े रक्षा मंत्री का जोरदार तालियों से अभिवादन। भारत माता की, भारत माता की, ठाकुर राजनाथ सिंह जी की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय सचिव चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का। और अब हमें जिनका आज का इंतजार था, भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका आज रोहतक की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं हमारे यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से, हमारे जिला अध्यक्ष भाई रणधीर ढाका जी से, हमारे सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी से, हमारे विधायक लक्ष्मण यादव जी से प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर राजनाथ सिंह जी का पुष्प गुच्छ देकर, सम्मान की पगड़ी देकर और एक गदा, जिस तरीके से वो मजबूती का आज प्रतीक है कि कोई हमारी तरफ आंख उठाकर तो देखे, हम
आज रोहतक की धरा पर पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत एवं बहुत बहुत अभिनंदन। साथ ही हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी आज यहाँ पर रोहतक पहुंचे हैं। एक बहुत ही सरल स्वभाव के धनी और हरियाणा के हर एक हरियाणवी के दिल की धड़कन है हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। मैं हमारे दोनों जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान जी और रणवीर ढाका जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे मुख्यमंत्री जी का पगड़ी बांधकर पुष्पगुच्छ देकर और गदा देकर उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करें। राजकुमार जांगड़ा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आप सभी से प्रार्थना कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। और उसके बाद सीधा हमारे 4 बार के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी से मैं प्रार्थना करूंगी कि वो आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबसे पहले एक मिनट भाई, हम यहाँ बैठे हैं स्टेज पर। अरे रुक जाओ। स्टेज पर बैठे हैं आप लोग 9:30-10 बजे से आगे बैठे हैं। और भाई बैठे स्टेज पर बैठे साइड से हमारे सरपंच साहिबान, जिला परिषद के मेंबर, हमारे और सीनियर साथी, हमारी बहनें और हमारे सीनियर ऐसे साथी उनको भी स्टेज पर होना चाहिए था। लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी आने के बाद प्रोटोकॉल होता है, स्टेज पर जितने ही बैठा सकते हैं, जहां से ऊपर से प्रोटोकॉल आता है। मैं माफी चाहता हूं भाई उन सब से जिनको स्टेज पर होना चाहिए था लेकिन हम आगे बैठे हैं। मैं माफी चाहता हूं उन भाई साथियों से। और अगली बार एक बड़ा स्टेज बनवाएंगे जिस पर सारे ही बैठ जाओ, ऐसा स्टेज जिस पर सारे बैठ जाओ। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, आज हमारे बीच में राजनाथ सिंह जी, एक बहुत ही त्यागी, मैं कहूंगा संत, राजनाथ सिंह जी संत के रूप में हमारे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2014 में सरकार लाने में, एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में राजनाथ सिंह जी का अहम रोल है। इनकी वजह से ही 2014 में सरकार आई थी, आपको याद होगा। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू, आप सबके हमदर्द, और आपको मैंने पहले भी कहा है कि आधी रात को 1 बजे भी फोन कर लो तो फोन पर अवेलेबल होते हैं नायब सिंह सैनी जी। सबके चहेते, गरीबों के हमदर्द, दलित और बैकवर्डों के हमदर्द नायब सैनी जी। हमारे बीच में सभी हमारे मंच पर बैठे ऐसे साथी जिनकी वजह से, जिनकी मेहनत से लोकसभा रोहतक 19 में जीती, और अब भी मोदी जी के आशीर्वाद से, राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से, नायब सैनी जी के सहयोग से और भाई मनोहर लाल खट्टर जी के साथ से फिर से 2024 में भी 36 बिरादरी के आशीर्वाद से आप लोग तिरंगा, जो अपना बीजेपी का झंडा, देश का झंडा, बीजेपी का झंडा फिर से गाड़ने वाले हो, फिर से गाड़ने वाले हो। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सारे साथियों ने अपने
अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी बात कह करके सारे साथियों ने आपको बताया कि 2019 से लेकर के 24 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने काम किए। धारा 370, 35 से 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर और उसके बाद राम मंदिर। राम मंदिर का काम इतना बड़ा था, जब राम भगवान श्री राम का नाम आता है तो महर्षि वाल्मीकि का नाम जुड़ता है, भगवान श्री राम का नाम आता है तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम जुड़ता है, भगवान श्री राम का नाम आता है तो भाई कबीर साहब का नाम जुड़ता है। इन सभी महापुरुषों के, सभी देवी देवताओं के नाम भगवान श्री राम से जुड़ते हैं। और उसके आगे किया महिला आरक्षण, 33% महिला आरक्षण, ये काम हुए इस सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में। बुजुर्गों, साथियों, 2014 से पहले आपने देखा किस तरह से घोटालों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और 2014 के बाद 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार और ये घोटाले बिल्कुल जड़ से खत्म किए। आप सबको पता है, छोटी छोटी बातें हैं और ये बातें आप देखेंगे कि इनकी वजह से ही घोटाले खत्म हुए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, और उसकी वजह है कि देश ने विकास के रास्ते पर ऊंचाइयां छुई। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि आप देखिए 2014 और उससे पहले रेल का बजट मात्र 30,000 करोड़ रुपए रेल का बजट होता था। हम जब काम के लिए जाते थे तो रेल मंत्री कहता था पैसे नहीं है, और आज आपको हैरानी होगी कि आज 2024-23-24 में रेल का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए का रेल का बजट है। ये है मोदी जी की देन। 11 लाख करोड़ रुपए से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है। तो ये सारे का सारा काम किसके नेतृत्व में हुआ? मोदी है तो मुमकिन है। और एक और देखो, कभी आप सोच सकते थे कि देश हथियार भी एक्सपोर्ट करेगा, हथियार भी देश एक्सपोर्ट करेगा, और ये काम किसके नेतृत्व में हुआ? आज आप देखें, पीछे आपने ने मिसाइल एक्सपोर्ट की हैं, राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में मिसाइल एक्सपोर्ट करने वाला भारत देश बन गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि हम सबको समझना चाहिए अंतोदय आखिरी छोर तक। आपने देखा किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, बैकवर्डों के लिए, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के लिए, और भाई बुजुर्गों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर एक के लिए मोदी सरकार ने, हर एक कैटेगरी के लिए मोदी सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। आप देखें, किसानों के लिए 2014 आप उठा करके देखें और आप 2024 उठा करके देखें, और हरियाणा देश का पहला राज्य है 14 फसलों पर एमएसपी से खरीद करता है। एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर होती है। और एक और भी देखें, 2014 के भाव उठा करके देखें और 2024 के भाव उठा करके देखें, कई फसलों के भाव तो 3-3 गुना से भी ज्यादा है, ज्यादा है। ये है मोदी जी की गारंटी, और हर तबके के लिए उन्नति की। और इसी तरह से हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे मुख्यमंत्री, इन्होंने भी भाई कलम तोड़ दी है। जब से बने हैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों की सेवा में जुटे हैं, और भाई जगह जगह हरियाणा में जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और लोगों में जोश है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई राजनाथ सिंह जी, हमारे मोदी जी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार आएगी, और भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं तीसरी बार सरकार बनेगी। और बने भी क्यों ना,
कि मोदी जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सेवा ही संगठन, ये मंत्र है केंद्र सरकार के, हमारे मोदी जी के और भाई नायब सैनी जी और मनोहर लाल खट्टर जी के ये मंत्र हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नड्डा जी का और भाई हमारे अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी का, और खास तौर पर हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का कि उन्होंने नायब सैनी जी के रूप में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा को दिया है। हम इन सब का धन्यवाद करता है जो सबको जोड़कर चलता है। और एक और खासियत नायब सैनी जी ने कहा, महम में कहा, बादली में कहा, हर जगह कि भाई चिंता मत करो, 4 तारीख के बाद, 4 तारीख तो कोड ऑफ कंडक्ट है, 4 तारीख के बाद सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। कोई कार्यकर्ता किसी भी दफ्तर में जाएगा, जायज काम के लिए उसकी सुनवाई होगी, उसका सम्मान होगा। और एक और बात कही है, विकास के लिए भाई शहरों की कमेटियों में और गांव की पंचायतों में विकास के कामों के लिए पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी 4 तारीख के बाद, आप देखें। और मेरे साथियों, स्टेज पर बैठे मैं माननीय राजनाथ सिंह जी को कहूंगा कि मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई है माननीय हमारे रक्षा मंत्री जी के सामने। माननीय राजनाथ सिंह जी, एक हमारी पुरानी मांग है, क्योंकि आप जनता के बीच में आए हो, पार्लियामेंट में मैंने उठाया, आपसे बातचीत भी की और आपने मुझे बात भी की, आपने आश्वासन भी दिया। एक पुरानी मांग क्या है माननीय मंत्री जी, हमारी अहीर रेजिमेंट की बात है, ये पुरानी बात है, इसको अगर ध्यान करेंगे तो पूरा देश आपके जय जयकार करेगा। और दूसरा, एक छोटी छोटी चीजें हैं, एक हमारी CSD कैंटीन है हमारे लाखन माजरा में, कलानौर में, ये भी आपको दिया हुआ, आपने हमारे को चिट्ठी भी आई है कि आपकी कैंटीन जल्दी से जल्दी खुलवा दी जाएगी। और युवाओं के लिए भर्ती में भी आपने बहुत खुली छूट दे करके आपने पूरा काम किया है। एक हमारा सैनिक स्कूल मातनहेल और महम में भी इसकी डिमांड है, मातनहेल में भी डिमांड है। और मातनहेल का तो सैनिक स्कूल माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी, मातनहेल का तो मंजूर है, ये 2004 में ये मंजूर हुआ था, 2000 बल्कि पहले मंजूर हुआ था, जब ऑस्कर जी हमारे फर्नांडिस जी जो है जब मंत्री हुआ करते थे, डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, तब ये मंजूर हुआ था। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इन बातों का ध्यान रखें। कई बातें हमने पहले भी रखी और आज फिर रख रहा हूं, जनता है तो मेरा मन है, मैं रख रहा हूं। मैंने पहले रखा था कि भाई बहादुरगढ़ से सांपला और सांपले से रोहतक मेट्रो से जोड़ेंगे, और भाई बादली डांसा गांव से बादली मेट्रो से जोड़ेंगे, बादली से झज्जर। और भाई मैं अब ये अनाउंस करता हूं, मैं अपना मेरे पर्सनल विचार है कि मैं पूरा जोर लगाऊंगा और मैंने लगाया भी, लेकिन आप जब भी हमारे को बहादुरगढ़ से आसोदा तक माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मेट्रो दी, हम उनका बार बार तालियां बजा करके धन्यवाद करते हैं। मैं कहना चाहता हूं भाई, अब की बार मेरी इच्छा है, मेरा ये संकल्प है, अगर भाई मैं मेट्रो को सांपला और रोहतक तक नहीं ला सका और उधर भाई बादली और झज्जर तक अगर नहीं ला सका, तो भाई 29 का चुनाव डॉक्टर अरविंद शर्मा नहीं लड़ेगा। ये मेरा संकल्प है, हम इसको लेकर के आएंगे। इसके लिए हमारे को कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, कितनी भी कोशिश हमारे को करनी पड़े, मैं फिर से सभी का, स्टेज पर बैठे ऐसे साथी बैठे हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता शर्मा भी है, भाई मनीष जी हैं, लक्ष्मण यादव जी हैं, रामचंद्र जांगड़ा जी, भाई धनखड़ साहब, हमारे जिला अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, राजीव जैन जी, भाई हमारे
बहुत ही जुझारू साथी हमारे प्रभारी जो है यादव साहब जो है नरवीर यादव जी, तालियां बजा करके राव साहब का भी स्वागत करें। हमारे भाई शमशेर खरखड़ा जी, मनमोहन गोयल जी, मंजू हुड्डा जी, सभी का मैं, नरेश कौशिक जी, राजपाल जांगड़ा जी, भाई प्रीतम चौहान जी, भाई कप्तान बिरधाना जी, हमारे जिले सिंह सैनी जी, और हमारे कांता जी, रेणु डाबला जी, सतीश नांदल जी, दीपक हुड्डा जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ऐसे साथी बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं, जगमोहन मित्तल जी बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, भाई कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी का मैं, सतीश दास जी बैठे हैं हमारे बीच में, सुनीता डांगी है, सभी का मैं तहे दिल से, और आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत, विक्रम ठेकेदार जी हमारे बीच में बैठे हैं, और भी हमारे सभी हलकों से आए सभी साथियों का धन्यवाद। इसके बाद भाई जब माननीय मंत्री जी बोल लेंगे तो हम नामांकन भरने के लिए चलेंगे यहाँ से। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ट्रैक्टर चला करके नामांकन पत्र भरने के लिए हमारे साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। और सभी को मैं प्रार्थना करूंगा, सब जो है सारे साथी आज का जो है जोटा मारो, आज जो है हिम्मत मारो, आपने पहले भी बहुत हिम्मत मारी है, सब के सब नामांकन पत्र भरने चलेंगे, लेकिन अंदर 5 लोग जाएंगे, सारे बाहर रहेंगे, अंदर 5 जाएंगे, उसके बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की। अब की बार आप बोलोगे 400 पार, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का। और अब हमारे हर एक हरियाणवी के दिल की धड़कन, बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे मुख्यमंत्री, और भाई कोई बात होती है, एक ऐसा मुख्यमंत्री 24 गुना 7, ना दिन है ना रात है, सीएम हाउस के दरवाजे 24 घंटे हमारे इस मुख्यमंत्री ने एक एक हरियाणा की जनता के लिए और एक एक कार्यकर्ता के लिए मुख्यमंत्री जी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। कहते हैं कि सोने की टूम भी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खोट मिलाना पड़ता है, लेकिन इस बार हमारे संगठन ने, हमारे मनोहर लाल जी ने हमारे को ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो ना दिन देख रहा है ना रात देख रहा है, लगातार हरियाणा की दिन दुगनी 4 चुगनी विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। ऐसे अपने भाई, ऐसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैं अब आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। भारत माता की। भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत के लोकप्रिय रक्षा मंत्री, आज हम सबको नामांकन पर आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी, जोरदार ताड़ियों से ठाकुर राजनाथ जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से जो कमल का फूल लेकर के दूसरी बार आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, और जिन्होंने संकल्प लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को
महामंत्री बनाना है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा जी मंच पर विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे राज्यसभा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव जी, राव नरवीर सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, प्रदेश की महामंत्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री लोकसभा के हमारे संयोजक नरेश कौशिक जी, लोकसभा के प्रभारी राजीव जैन जी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के नेतागण और आज इस नामांकन में भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज हम इतनी भारी संख्या में आदरणीय राजनाथ जी को सुनने के लिए आए हैं। आज उनका आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की टीम ने इस भारत को एक नया भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश अगर हम 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अगर कांग्रेस का शासन देखें, भाइयों भ्रष्टाचार नजर आता है, घोटाले नजर आते हैं। और अगर यहाँ हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आता है और खाली घोषणाएं दिखाई देती हैं। किसानों को 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दिया जाता है। और भाइयों, अगर युवाओं को नौकरी की बात होती थी, भाइयों यहीं रोहतक के अंदर तराजू लगी हुई थी, किसकी टैची में ज्यादा वजन है, तोल करके नौकरियां मिलती थी। ये हालत ये कांग्रेस के समय में था, परंतु इन देखते ही देखते 10 वर्षों में भाइयों भारत भी बदला है और हरियाणा भी बदला है। आज अगर हम देखें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर वो आगे बढ़ा है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये हमारी सरकार ने एक शब्द मनोहर लाल जी ने कहा। और भाइयों ये खाली शब्द नहीं था, कांग्रेस के समय के अंदर किस प्रकार से लोगों को उकसा करके भाइयों उनको बाहर निकालने का काम और दंगे कराने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती थी और डरा करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। परंतु आज इन 10 वर्षों में ना तो कहीं दंगा दिखाई देता है और देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों हम देखते हैं हरियाणा के अंदर जहां नौकरियों को लेकर के बोलियां लगती थी, जहां बदलियों के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार था, आज उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। आज गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगता है। आज ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है, उसको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज ये शासन अगर दिया है इन 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने। लोगों से आज एक अपील करूंगा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है कि 2014 में जब
नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था, तो भाइयों 282 सीटें इस देश के अंदर यहाँ के देश के लोगों ने दी थी और एनडीए को 335 सीटें दी थी। और जब 2019 का चुनाव आया, इसी देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों 303 सीटें दे करके दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया और एनडीए को 353 सीटें दी। और अब की बार भाइयों ये 2024 का चुनाव 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार आज पूरा देश एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और भाइयों आप लोगों से आग्रह है कि ये आजकल कांग्रेस ये झूठ का सहारा ले रही है, उस झूठ से बचना भी है, उस झूठ से बचाना भी है। और हमारे यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, भाइयों पिछली बार आप लोगों ने भाइयों शक्कर में घी तो डाला था परंतु कम घी डाला था। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा अब की बार घी थोड़ा डट का डाल दियो जिससे खाने में भी आनंद आए। भाइयों अरविंद शर्मा को यहाँ से अब की बार लाखों की लीड मार्जिन से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आए हैं। मैं उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम सबको वो आशीर्वाद आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं और ठाकुर राजनाथ सिंह जी जो बात बोलेंगे उसको हम गांठ बांध करके एक एक बूथ के ऊपर एक एक घर के अंदर जा करके यहाँ से बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिले। और मैं जब हरियाणा का देखता हूँ तो 10 के 10 कमल के फूल खिला करके दोबारा फिर नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। और हम सब भी यहाँ से जुट करके भाइयों बड़ी मैंडेट के साथ बड़े मार्जिन के साथ डॉक्टर अरविंद जी को हम यहाँ से सांसद बना करके भेजने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के वंदे वंदे नरेंद्र मोदी अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का। और मैं अब एक बात आप सबको कहना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे बीच हैं आज पूरे भारत के रक्षा मंत्री ठाकुर राजनाथ सिंह जी। 13 वर्ष की उम्र से उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में काम किया और आज लगातार 60 वर्षों से आप कल्पना कर सकते हैं, लगातार 60 वर्षों से वो इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। 2 बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, कृषि मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे और आज रक्षा मंत्री हमारे बीच में है। और आज जो मां भारती का सपूत मैं इसलिए खड़ा हो गया कि कहीं ममता जरूरत से ज्यादा मेरी तारीफ न कर दे, इसलिए मैंने सोचा कि उनके आमंत्रित करने के पहले ही आप सबके सामने मैं खड़ा हो जाऊं। हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री हरियाणा श्रीमान नायब सिंह जी सैनी, अरविंद शर्मा जी हमारे सांसद प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जी जांगड़ा, विधायक कोसली श्री लक्ष्मण जी यादव, प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता,
राजीव जैन लोकसभा प्रभारी, श्री नरेश कौशिक लोकसभा संयोजक, श्री मनीष ग्रोवर, श्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, श्री रणवीर सिंह जी ढाका, श्री संतीश नांदल, श्रीमती रेणु डावला, श्री अजय बंसल, श्री राजपाल जांगड़ा, श्री मनमोहन गोयल, श्री अरविंद यादव, श्रीमती मंजू हुड्डा, श्री कप्तान विरधाना, श्री शमशेर खरकड़ा, श्री विक्रम कादियान, डॉक्टर राकेश और श्रीमती रीटा शर्मा। यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, लंबे अरसे के बाद शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। लंबे समय के बाद आया हूँ, फिर भी आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आप लोगों ने फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया है और यहाँ की आन बान शान की प्रतीक पगड़ी भी मेरे सिर पर बैठाकर आपने स्वागत किया है। शौर्य और पराक्रम की प्रतीक यह जो गदा होता है वह भी देकर आपने स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत और अभिनंदन अथवा सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, चुनाव की घोषणा होने के बाद हरियाणा में मेरा यह पहला कार्यक्रम है। देश के अधिकांश राज्यों में कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन हरियाणा का यह पहला कार्यक्रम है। और आज इस कार्यक्रम में आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी सैनी भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से भी उनको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से मैं चाहूंगा कि एक ऐसे नौजवान मुख्यमंत्री का तालियां बजाकर स्वागत किया जाना चाहिए, उन्हें शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। और आपके शुभकामनाओं की जरूरत उन्हें इसलिए है, आपके शुभकामनाओं की जरूरत इसलिए है, केवल हौसला अफजाई नहीं, आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे बहनों भाई। मैं समझता हूं कि इस हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में निश्चित रूप से नायब सिंह जी सैनी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मनोहर लाल जी खट्टर ने भी मुख्यमंत्री के रूप में जो जिम्मेदारी संभाली है, आपको चाहे जो भी लगता हो, बहनों भाइयों, मैं स्वयं मुख्यमंत्री रह चुका हूं, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने देखा है, लेकिन मैं मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, एक संत की तरह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया। और ऐसे लोगों को हरियाणा की धरती पर देखकर मुझे स्वाभाविक रूप से बेहद प्रसन्नता होती है। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो श्री अरविंद जी शर्मा के लिए आया। अरविंद शर्मा का मुझे परिचय आप सबसे कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। इतना मैं कह सकता हूं, लोकसभा में मैं संसदीय दल का उपनेता हूं, प्रायः लोकसभा में मैं बैठता हूं। हमारा कौन सा सांसद क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में वह आवाज दे रहा है, इन सब सारी चीजों को मैं बहुत गौर से सुनता हूं। मैं अरविंद शर्मा जी के बारे में मैं कह सकता हूं, बहनों भाइयों, उठाने का काम यदि कोई करता है तो आपके सांसद श्री अरविंद शर्मा का। और जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विजय का श्री गणेश बहनों भाइयों हो चुका है। समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। मेरे भाई, निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने के बाद यह कहा, यह तो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। बराबर कांग्रेस ने इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं
आपको नहीं मालूम है? आजाद भारत में इसके पहले 28 बार निर्विरोध प्रत्याशी, निर्विरोध सांसद बने हैं। और एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध यदि निर्वाचित होता है, लोकतंत्र खतरे में हो गया। और 20 बार निर्विरोध सांसद यदि किसी एक दल के जीते हैं तो कांग्रेस के जीते हैं। उस समय लोकतंत्र संकट में नहीं था, और आज आपका लोकतंत्र संकट में पड़ गया। और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, भग गए वहां से हारने के बाद, चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग। मुझे इस बात की चिंता हो रही है। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। ऐसे लोग देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। बहनों भाइयों, देश का नेतृत्व करने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, मजबूत कलेजा होना चाहिए। बहनों भाइयों, वही चुनाव लड़ सकता है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी कोई भी बात बोलते समय गलत हो, आप अपने अखबार के पन्नों पर लिख देना। हमारी गलती होगी तो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। बहनों भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नई ऊंचाइयों को हासिल करने में हमारा भारत यह कामयाब हो रहा है। एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए भारत ही नहीं, सारी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है। नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए सारी दुनिया आज यह देख रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता इसके पहले की किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, थोड़ा बहुत सभी ने काम किया है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विकास की तेजी मोदी जी के शासनकाल में जितनी रही है बहनों भाइयों, इसके पहले आजाद भारत में किसी भी दल की सरकार के शासनकाल में उस प्रकार की विकास की तेजी देखने को नहीं मिली है जैसी कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार में हमको वह विकास की तेजी देखने को मिली है। आज चले जाइए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, पहले भी हम लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे, दुनिया के विभिन्न देशों के सारे प्रतिनिधि इकट्ठा होते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पहले भी भारत के लोग अपने विचार व्यक्त करते थे। लेकिन बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पहले भारत दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए लोग नहीं लेते थे। लेकिन आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी। धन दौलत के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में बहनों भाइयों, 2004 से हमारा भारत, जब उसके पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो धन दौलत के आकार के मामले में हमारा यह भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। 10 वर्षों तक, उसके बाद 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यहां सरकार काम करती थी। फिर भी हमारा भारत 11वें नंबर से ऊपर नहीं जा पाया। अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, धन दौलत का आकार, इसके मामले में 10 वर्षों के बाद भी भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया मेरे बहनों भाइयों।
7-8 वर्षों के अंदर धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, सभी डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा भारत, तो 2027 आते आते यानी आज के 2.5-3 साल के बाद भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत मेरे बहनों भाइयों अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक फवाद हुसैन, यह पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बोलते हुए यह कहा था कि पुलवामा में हमारे सुरक्षा के जवानों पर जो आतंकवादियों का आक्रमण हुआ था, स्वीकार किया संसद में उन्होंने, इसको पाकिस्तान की सरकार ने कराया है। और वही फवाद हुसैन जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, वह राहुल की तारीफ कर रहे हैं और अपने ट्विटर पर, अपने यक्स पर राहुल ऑन फायर कहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? और बहनों भाइयों, उरी और पुलवामा अटैक के बाद हमारी सेना के जवानों ने क्या किया था आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने साफ संदेश दे दिया है, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत यह दुनिया का ताकतवर देश है। हमारे अंदर वह ताकत है, जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत के पास ताकत है। लेकिन आश्चर्य होता है, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे सुरक्षा के जवानों पर आतंकवादियों से आक्रमण कराया, बड़ी संख्या में हमारे जवानों की जान गई, वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यहां तारीफ कर रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? बहनों भाइयों, आप पक्का यकीन रखिए, यह चुनाव भी निपट जाएगा ठीक तरीके से, लेकिन इसी चुनाव में कांग्रेस भी ठीक तरीके से निपट जाएगी, इसका पक्का विश्वास है। हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, बहुत विस्तार में जाकर आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ करिश्माई काम जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। किसान भाई यहां पर बैठे हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान परिवार का। बहनों भाइयों, जो आज यूरिया खाद आपको 286 रुपया बोरी मिल रही है, जाकर अमेरिका में देख लीजिए, यही यूरिया खाद लोगों को 3000 रुपये प्रति बोरी मिल रही है। पाकिस्तान में चले जाइए, वहां पर लगभग 750 रुपए की यूरिया की बोरी मिल रही है, तो बांग्लादेश में 800 रुपए की मिल रही है। किसी भी सूरत में यूरिया खाद की कीमत न बढ़ने पाए, यह संकल्प यदि किसी ने लिया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया। बहने भाइयों, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जहां तक प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे किसानों से जुड़े मुद्दे हैं। अब यहां तक किसानों को मदद करने की बात थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जो काम आज आजाद भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। और बहनों भाइयों, आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारी हैसियत यह हो गई है कि एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। अभी आपको जानकारी होगी, पिछले 2 वर्षों से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। रूस की तरफ से बराबर मिसाइलें चल रही हैं, बम चल रहे हैं, गोले चल रहे हैं, तोप चल रही है। बड़ी संख्या में लोग यूक्रेन में मारे गए
और यूक्रेन की तरफ से भी रूस के ऊपर बराबर बम, तोप, गोले और मिसाइलें चलाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। जब 2 साल पहले यह रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था तो हमारे बहुत सारे बच्चे, भारत के रहने वाले बच्चे, कोई मेडिकल की शिक्षा ले रहा था, कोई इंजीनियरिंग की शिक्षा ले रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। भारत में रहने वाले उनके माता पिता बहुत चिंतित हुए कि लगातार रूस की तरफ से मिसाइलें और बम चल रहे हैं, क्या होगा हमारे बच्चों का। उनकी जिंदगी को लेकर स्वाभाविक रूप से भारत में रहने वाले जो उनके माँ पिता थे उनको चिंता हुई। उनका एक प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला और कहा, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो, हमारे बच्चों को आप यूक्रेन से बाहर निकालिए और उन्हें भारत ले आइए। बहनों भाइयों, कितना कठिन काम था। हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए दोनों देशों के बीच का युद्ध रुक गया और 22,000 साढ़े 22,000 बच्चे हमारे यूक्रेन से चलकर सकुशल भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। इसलिए भारत अब ऐसा वैसा भारत नहीं है। हिंदू मुसलमान के नाम पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। बहनों भाइयों, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश को बांट करके कांग्रेस ने राजनीति की है। हम जाति, पंथ और मजहब के आधार पर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करने वाले लोग। ये लोग कह क्या रहे हैं? धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता। केवल जनता के सामने झूठ बोलने का काम, जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। बहनों भाइयों, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जिसके अंदर हिम्मत है, जो जनता से आंख मिलाकर बात कर सकता है, उसे ही राजनीति करनी चाहिए। जनता की आंखों में धूल झोंकने वालों को इस देश में राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होता है। आपने आतंकवाद की घटनाओं के बारे में भी देखा होगा। पहले आए दिन देश के किसी न किसी कोने में बड़ी न बड़ी आतंकवादी वारदातें हुआ करती थी। बराबर एक मुंबई में आतंकवादी घटना हुई थी। हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान, बड़ी संख्या में जवान अधिकारी मारे गए थे। कांग्रेस के उस समय के वहां के गृह मंत्री ने कहा था, अरे भाई आतंकवादी वारदातें तो ऐसी होती ही रहती है, कोई बात नहीं, क्या तमाशा है। लेकिन आज देखिए, भारत के बारे में सारी दुनिया में जो धारणा बदली है बहनों भाइयों। शायद कश्मीर में 1-2 महीने में छिटपुट कोई आतंकवाद की घटना हो जाए, नहीं तो कोई मां का लाल हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि इस हिंदुस्तान के किसी राज्य में आतंकवादी वारदात। अब इन सब सारे लोगों के हौसले पस्त पड़े हुए हैं और मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, आप लोगों को क्या लगता है। बहनों भाइयों, आप लोग महात्मा गांधी की मुराद पूरी करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पूज्य बापू को मानते हैं? मैं याद दिलाना चाहता हूं, पूज्य बापू ने क्या कहा था। 1947 में आजादी हासिल होने के बाद उन्होंने कहा था, जिस कांग्रेस झंडे के तले हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अब भारत आजाद हो गया है, उस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस के नाम पर राजनीतिक पार्टी नहीं चलानी चाहिए। यानी अपने शहीदों के त्याग को भुनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने काम के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर नेताओं को वोट हासिल करना चाहिए। लेकिन किसी ने महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी आजादी हासिल होने के बाद। बहनों भाइयों, मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, बापू की 1947 में कांग्रेस को भंग करने की जो मुराद थी, उनकी जो इच्छा थी, वह पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में बापू की उस इच्छा को पूरी कर दो आप। मैं यही आपसे अपील करने आया।
गांधी ने यह भी कहा था कि हम देश से गरीबी को मिटाना चाहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी की भी सरकार रही है, राजीव गांधी जी की भी सरकार रही है, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है। बहनों भाइयों, कोई गरीबी के संकट से इस भारत को निजात नहीं दिला पाया। लेकिन आज मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने यह कहा है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर निकालने में किसी देश ने कामयाबी हासिल की है तो उस देश का नाम है भारत। हम लोगों ने 25 करोड़ लोगों को संकट से बाहर निकाला। और यकीन रखना, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहा हूं। 10 वर्ष के अंदर मेरे बहनों भाइयों, 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान की गरीबी समाप्त होकर रहेगी। और 10 वर्षों के बाद आप देखना भारत की क्या स्थिति बनती है। और 2047 आते आते तो हमारा भारत यह विश्व की महाशक्ति बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यहां पर अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, ये कांग्रेस के लोगों की फिर से देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, उसको किसी भी सूरत में कामयाब नहीं। उन्हीं के एक नेता जो कांग्रेस की सरकारों में उनके सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा नाम है, विदेशों में रहने लगे हैं, वहां की बाहर कांग्रेस संगठन को चलाने का काम करते हैं। उस संगठन का नाम है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस। जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? अमेरिका में, दुनिया के कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि घर का मुखिया जब मर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसके पास जो संपत्ति है, 100 पैसे की संपत्ति है, तो 100 पैसे में 55 पैसा या सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाना चाहिए, और जो 45 पैसा बचेगा वो परिवार के लोगों को मिलेगा। आप लोगों को यह मंजूर है? आप लोगों को यह मंजूर है? ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। मेरे भाइयों, ये देश को कंगाल बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश की जनता अब राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुकी है। अब देश की जनता को कोई दुनिया की ताकत गुमराह नहीं कर सकती। आज मैं अपनी सारी कामयाबियों के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमको कोई नाकामयाबी नहीं मिली है। हम लोगों को नाकामयाबी भी मिली है। अब एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। बहनों भाइयों, चंद्रमा पर पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 तैयार किया। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया, उसका लैंडर। हमारे वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू छलक पड़े। हमारे प्रधानमंत्री चटपट उन वैज्ञानिकों के पास पहुंचे और वैज्ञानिकों को गले से लगाकर कहा, चाहे जितना भी पैसा खर्च हुआ हो, आप चिंता मत करो, आगे प्रयत्न करो, हम चंद्रमा पर पहुंच कर रहेंगे, दुनिया के हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती। चंद्रयान 2 का वो हमारा अभियान सफल नहीं हो पाया था, हमें कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन जब वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई हमारे प्रधानमंत्री ने की, तो उन्हीं वैज्ञानिकों ने 1-1.5 साल के अंदर एक तीसरा चंद्रयान 3 छोड़ा, और वह चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अपना लैंडर वहां उतारने में कामयाब हो गया। बहनों भाइयों, और चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का यह भारत, हमारा और आपका देश, यह भारत, यह पहला देश बन गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, ऐसी बहुत सारी हम लोगों की शानदार उपलब्धियां हैं। बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा रोग है। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार ये कोई छोटा मोटा रोग नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार आएगी एकदम जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देगी, लेकिन
याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी ने एक बार भाषण देते हुए ये कहा था, मैं क्या करूं, 100 पैसा दिल्ली के बैंक से मैं भेजता हूं नीचे, बामुश्किल लोगों के पास 14 पैसा पहुंच पाता है, 86 पैसा या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लाचार थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, लेकिन उस चुनौती को यदि किसी ने स्वीकार किया मेरे बहनों भाइयों तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आपने देखा जनधन खाता, जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने का फैसला हमारे प्रधानमंत्री ने लिया। और मैं सच बताऊं, सरकार बनी थी, मीटिंग प्रधानमंत्री ले रहे थे, गृह मंत्री होने के नाते मैं भी बैठा हुआ था। मैंने मोदी जी से पूछा कि मोदी जी, यह जीरो बैलेंस अकाउंट, बिना पैसे के लोगों का खाता खोल दिया जाए, यह क्यों कर रहे हैं? कह राजनाथ जी मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो मैं चर्चा करूंगा, इससे भारत में करिश्मा होने वाला। मैंने भाइयों, ईमानदारी की बात है, उस समय हमारी भी समझ में बात नहीं आई थी, लेकिन आपने देखा लोगों के खाते खुल जाने का परिणाम क्या हुआ। जनधन, आधार, अब मोबाइल, तीनों को मिलाकर हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसे त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि यदि दिल्ली से बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला। और बहनों भाइयों, इसीलिए भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि कम करना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर यह भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, अब हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, आप सबका भरपूर समर्थन चाहिए। और अरविंद शर्मा जी का जहां तक प्रश्न है, अरविंद शर्मा जी कई बार आपके सांसद रह चुके हैं। कितनी बार हो गए? ये दूसरी बार है, 4 बार। वाह, बताइए। अरे हम मैं चौथी बार लोकसभा लड़ रहा हूं, अब वो 4 बार रह लिए। अब आप समझिए कितने दिग्गज आदमी हैं। और बहनों भाइयों, मुझे पक्का विश्वास है कि अरविंद शर्मा जी जिस तरीके से आप सबकी समस्याओं को भारत की संसद में आवाज देते हैं, आपके दुख सुख के भागीदारी बनते हैं, वह निश्चित रूप से भारत की राजनीति में संसद की सदस्यता का छक्का मारने में भी पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। उनकी विनम्रता, शालीनता, उसका मुझे परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही अपील करने आया हूं कि अरविंद शर्मा जी का जो चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कमल के फूल का बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं। और एक बात हम लोग जब पहले कहते थे तो आप लोग ये कहते थे कि जनता को रिझाने के लिए, जनता को खुश करने के लिए बीजेपी वाले बोलते हैं। पहले हम लोग कहते थे ना, लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो हाथ हिलाते हुए नहीं आती हैं, तीर चलाते हुए नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। तो यह तो कोई विश्वास ही नहीं करता, लोग विश्वास ही नहीं करते थे। क्या कह रहे हैं भाजपा वाले? आज देखा मेरे बहनों भाइयों, दुनिया के धनवान देशों में 2027 तक तीसरे स्थान पर बैठने जा रहा है, हमारा भारत बैठने जा रहा है, क्योंकि भारत में कमल पर विराजमान होकर लक्ष्मी जी का प्रवेश हो चुका है। भारत को विश्व का धनवान देश बनने से भी अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। तो मैं मान कर जाऊं कि आप अरविंद शर्मा जी को जिता देंगे, पक्का पक्का। पिछली बार कितने जीते थे? भाई देखिए, पिछली बार तो गड़बड़ कर दिया आप लोग। पिछली बार केवल 7,500 सीट आया था आप लोग। 2 लाख चलिए मान लिया, लेकिन याद रखिएगा, याद रखिए, प्राण जाई
वचन न जाई। अब 2 लाख कह दिया आप लोगों ने, अब उसके लिए आप लोगों को प्रयत्न करना होगा। और मेरे बहनों भाइयों सुन लो, आप एक बार और मेरी अंत में सुन लो। अब भाई शांत रहो आप। एक बात और मेरी आप शांति से सुन लो। आप मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, शर्मा जी से कहूंगा, शर्मा जी चुनाव हो जाने के बाद और विजय हासिल करने के बाद कभी भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल में कभी एक बार मुझे फिर से यहां बुला लीजिएगा। और बहनों भाइयों, यदि अरविंद शर्मा जी के जीतने के बाद, वह भी कम से कम 1.5 लाख 2 लाख मतों से जीतने के बाद यदि मैं यहां पर आऊंगा, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, नायब सिंह जी सैनी आएंगे तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, यदि हम यहां आएंगे उनके विजय हासिल करने के बाद तो शीश झुकाकर आपका अभिनंदन करने के लिए आएंगे, आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आएंगे।